नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल। आप देख रहे हैं सच बेधड़क। देखिए, 19 अप्रैल से शुरू हुए लोकसभा चुनाव के रण में 7 फेज में मतदान होने के बाद 4 जून को मतगणना हुई। अब जिसके बाद सभी राजनीतिक दलों के वादे और दावों की हकीकत सामने आ गई। एनडीए 400 पार का दम भर रही थी, लेकिन जब जनता की मत की पेटी खुली तो एनडीए को 292 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। वहीं एनडीए को रोकने के लिए आपको बता दें, अस्तित्व में आए इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली है। अब नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री 5 साल सरकार चलानी है तो उन्हें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ की जरूरत होगी, और देखिए यहां पर उनको वो समर्थन मिला। अब इसके लिए पीएम आवास पर भी मंथन हुआ। बता दें कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों के ही रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। यहां आपको याद दिला दें कि 2014 और 2019 अपने दम पर बहुमत लाने वाली बीजेपी इस बार 250 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। और इधर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा, जिसे स्वीकार कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नया पीएम नहीं बनने तक नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए कहा। अब वहीं दूसरी ओर बात करें तो इंडिया अलायंस के नेताओं में मंथनों का दौर जो है वो लगातार जारी रहा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपको इंट्रोड्यूस करा दे। सबसे पहले बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए कृष्ण कुमार जानू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास कांग्रेस से प्रतीक सिंह जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए मिथिलेश जैमिनी जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ देर में हमारे साथ हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार भी जुड़ जाएंगे, उनसे भी आपको हम वाकिफ कराएंगे। सबसे पहले प्रतीक जी आपके पास, क्योंकि जिस दिन हमने लास्ट चर्चा की थी आप बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे कि देखिए तमाम सीटें तो यहां पर कांग्रेस हासिल कर लेगी। आप मानते हैं कि कांग्रेस की नई रणनीति जो है काम कर गई, चाहे फिर वो नए चेहरे उतारने हो, बड़े चेहरों को ज्यादा ना मैदान में उतारकर नए चेहरों को सामने पेश करना हो, क्या रणनीति आपके हिसाब से कांग्रेस के लिए काम कर गई? और पूरे ऑल ओवर को मिलाकर राजस्थान की 11 सीटें। देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो 10 साल की जो सरकार चली और जिस तरीके का दौर रहा, चाहे महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, यही हमारी रणनीति रही। चाहे भारत जोड़ो यात्रा जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी ने निकाली तो यही सारे मुद्दे लेकर के चले थे। बढ़ती महंगाई, 45 साल की भयंकर बेरोजगारी, चाहे से आर्थिक विषमता जो बढ़ती है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, यही सारे मुद्दे लेकर के हम गए और जनता ने ये माना। और इसी का नतीजा ये हुआ कि आप देखिए, मोदी सरकार के 50 में से 19 मंत्री चुनाव हार गए। उसी उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ते हैं तो 4.25 लाख वोटों से जीतते हैं, और उसी उत्तर प्रदेश से जब प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं तो मात्र 1.5 लाख वोटों से जीतते हैं। जीत का अंतर लगातार कम हो रहा है, जहां ये दम भर रहे थे कि 10 लाख वोटों से जीतेंगे। अब राजस्थान की बात पे आ जाता हूं। राजस्थान में जिस तरीके की हमारी 5 साल की सरकार रही, जनता को जिस तरीके से महंगाई से जो राहत दी, जो केंद्र सरकार ने महंगाई बढ़ाई थी, उसके बाद में जनहितैषी नीतियों की बात कर लीजिए, चिरंजीवी योजना की बात कर लीजिए, जब जनता ने सरकार बदली तो अगले 3, 4, 5 महीने में, मतलब जो पिछले मानेंगे दिसंबर से लेकर के और अभी तक के, उनको कुछ मिला ही नहीं। जो पहले से जो स्कीम चल रही थी वो भी बंद कर दी गई, जो नए वादे किए गए थे वो भी कुछ नहीं हुआ। बोला गया था नहीं सहेगा राजस्थान, अब सब कुछ सहने को विवश हो गया राजस्थान। 5 महीने के अंदर 12,000 से ज्यादा रेप के केस दर्ज हुए। तो इसलिए जनता ने ये मान लिया था कि ये सरकार कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए पहले मंत्री को चुनाव हराया, फिर 11 हमारे सांसद चुन के भेजे, और कल ही एक और रिजल्ट आया था जो बागी दौरा का, जो एमएलए का उपचुनाव था, उसमें भी जनता ने इनको हराया। ठीक है, आप मानते हैं कि अगर आपके बड़े चेहरों को भी उतारा जाता मैदान में तो 11 सीटों से आंकड़ा जो है बढ़ सकता था? नहीं, अब क्या होता और क्या नहीं होता ये तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। जनता ने आईना दिखाया है नरेंद्र मोदी जी को, जो बोलते थे एक अकेला सब पर भारी, अब उनको मुंह ताकना पड़ रहा है नीतीश कुमार का और नायडू जी का कि कब वो चिट्ठी दें और कब वो प्रधानमंत्री बनने के लिए राष्ट्रपति जी के पास जाए। नहीं, समर्थन की चिट्ठी नहीं दिखी अभी तक कहीं भी। ठीक है, कृष्ण कुमार जानू जी, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यही है, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कहीं बीजेपी जो लगातार जो 25 सीटों का दावा कर रही थी, हैट्रिक का दावा कर रही थी, आप मानते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस है बीजेपी का, जो उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सीटों का जो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा? कहाँ 370 और 400 पार की बात यहाँ पर हो रही थी और कहाँ 200
मान के चलिए 40 अगर हम सिर्फ बात करें बीजेपी की और 292 बात करें, यहाँ पर सिमटना पड़ा। निश्चित रूप से कहीं न कहीं तो रणनीतिक चूक रही, टारगेट बढ़ा लिया गया था और उस टारगेट पर कार्यकर्ताओं ने और प्रधानमंत्री जी ने अनथक मेहनत की, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी इंडी गठबंधन में सारे, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, सारे लोग मिलकर भी अकेले भाजपा के बराबर सीट हासिल नहीं कर पाए। वोट प्रतिशत की बात करें तो पिछली बार हमें जो वोट प्रतिशत मिला था उसमें 0.5% की डिरलमेंट आई है, कमी आई है, और इंडी गठबंधन के सब लोगों को मिला लिया जाए तो 22% वोट मिला है। इंडी को उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। चुनाव प्रबंधन की स्ट्रेटजी में विपक्ष सारा लामबंद हुआ और उसके कारण कुछ सीटें भाजपा की कम हुई हैं, लेकिन जनादेश जो है वो इंडी को भी नहीं मिला है। जनता ने ना किसी का, लेकिन आप मानिए कि जो सीटें आई है इंडी गठबंधन की वो इस बार कट टू कट रहा है। मतलब मान के चलिए कि जो बीजेपी वाले उनकी सांसें भी थमी हुई थी जब काउंटिंग चल रही थी। जी बिल्कुल अच्छी बात है, मजबूत विपक्ष रहेगा। प्री पोल अलायंस को पूर्ण बहुमत मिला है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और इंडी गठबंधन इस बार को सरकार को जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में चलाने के लिए सदन में कुछ करता है तो अच्छी बात है। ठीक है मिथिलेश जी, क्योंकि लगातार ये चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। कल जब देखा परिणाम आया और लगातार जो सीटें उम्मीद की जा रही थी बीजेपी के द्वारा या कांग्रेस ने भी कहा था 295 के आसपास जो है हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो है सीटें आ जाए, वहीं 234 पर निपटना पड़ा कांग्रेस को, और एनडीए की बात करें 292। आप मानते कि कहीं ना कहीं जो चुनाव है जनता की भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखा गया? ठीक है सर, मैं एक बार आपके पास आऊंगी। हमारे साथ राहुल कस्बा जी जुड़ गए हैं चूरू से, नवनिर्वाचित सांसद। एक बार उनसे हम बात कर लेते हैं। राहुल कस्बा जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस जीत की। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि जब आखिरी लास्ट टाइम आपका इंटरव्यू लिया था तो आप बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और ये कॉन्फिडेंस जो है आपकी जीत में झलक रहा है। सबसे पहले क्या कुछ, क्योंकि आपकी जनता ने आपका साथ दिया, सबसे पहले कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जिस सोच के साथ चले थे और जो विश्वास था, वो विश्वास के ऊपर जनता का पूरा आशीर्वाद मिला है और बहुत खुशी है इस बात की। बहुत लंबा सफर हमारा राजनीतिक जीवन का रहा है और हमें इस पर पूरा विश्वास था। जनता ने बहुत खुले मन के साथ में अपना आशीर्वाद दिया। मैं पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगा। ये मैंने हमेशा उनको वादा भी किया है और जिस पद पर हम चल के 10 साल में हमने बेहतरीन कार्य किए, उसी पद पर चल के आगे विकास करेंगे। तो क्या आप मानते हैं, क्योंकि आपके सामने जो विपक्ष रहा है कहीं ना कहीं कमजोर आप मान रहे थे, रह गया आपके सामने, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और आपकी कहीं ना कहीं पारिवारिक सीट ये रही है, कहीं ना कहीं आपकी जीत का कारण और उनकी हार का कारण? देखिए, कैंडिडेट का नया या पुराना होना इशू नहीं होता है। इलेक्शन एक अलग मुद्दे पर लड़ा जा रहा था। जिन परिस्थितियों में पार्टीज के अंदर काका जैसे लोग बैठे हुए हैं और जो सिस्टम को पूरा मोबिलाइज कर देते हैं और उसकी लूप होल्स को ढूंढते हुए पब्लिक एट लार्ज में जो सोच होती है उसके अगेंस्ट में अपनी विल के ऊपर काम करते हैं। और कई बार पार्टी में भी ऐसे सीनियर लोग होते हैं जो उनकी बातों में आ जाते हैं। ये इलेक्शन सिर्फ उस बात का था कि प्रजातंत्र है किस चीज के लिए, नेतृत्व चुने कौन का, क्या जनता चुनेगी, क्या एक काका चुनेगा। ये उस इशू को लेकर हम सोच लेकर चले थे और जनता ने बिल्कुल अपना मैंडेट साफ साफ ये दिया है और इलेक्शन हिस्टोरिक भी है और इसकी बहुत आगे तक चर्चा इस बात की रहेगी कि पब्लिक एट लार्ज में आप कोई भी फिगर को उतारने की जो यह सोच रखते हैं, ये बिल्कुल भी गलत, बहुत ज्यादा गलत है। इसको किसी भी हालत में स्वीकार किया जा नहीं सकता और कोई एक व्यक्ति किसी के भी भविष्य का फैसला नहीं करेगा। इस मानसिकता के साथ में जनता ने वोट दिया है और आप पूरी शेखावटी बेल्ट को भी महसूस करेंगे। ये जो एक अंडर करंट था, एक अंदर एक जो चीज दबी हुई थी, इस चीज के इस इलेक्शन के टिकट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उससे बाहर निकल के आई और जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं समझता हूँ बहुत कुछ लर्निंग लेसन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इन जैसे लोगों को जो सब कुछ पावर काका जैसे लोगों को सौंप दी जाती है और इसका कितना ये मिसयूज करते हैं ग्राउंड के अंदर, ये बहुत बड़े इश्यूज हैं जो लोकलाइज्ड हुए और इसका फर्क देखने को मिला होगा आपको। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस है विपक्ष का जिस हिसाब से सीटें, क्योंकि 25 की 25 सीटों का दावा किया जा रहा था और आप भी जानते हैं जब आपसे हम मिले थे तो लगातार जो है आपने कहा था कि नहीं इस बार कांग्रेस की लहर आएगी, पक्की बात है। आप इस चीज को लेकर बड़े आश्वस्त थे।
ओवर कॉन्फिडेंस आप मानते हैं विपक्ष का जो है ले डूबा, और कहीं ना कहीं सिर्फ राजस्थान में नहीं, अगर पूरे देश भर की बात करें तो? देखिए, ये पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। ये इस तरह की सोच के साथ अपन कई बार पार्टीज के बड़े लोगों की बातें कहेगी, हम किसी लकड़ी को भी टिकट दे देंगे तो वो जीत जाएगी, और ऐसी सोच के साथ में जो एक काका जैसे लोग बैठे हुए हैं उसका फायदा उठाते हैं। और आपने तो डेमोक्रेसी को ही खत्म कर दिया। प्रजातंत्र है किस बात के लिए कि प्रजा अपना एक नेतृत्व चुने। आप उस थॉट को ही आगे ओवरलैप करके चल रहे हो। वी आर अ डेवलपिंग इकोनॉमी, हम डेवलप इकोनॉमी नहीं है। यहाँ हर पल एक गांव के काम आदमी को जरूरत पड़ती है अपने नेतृत्व की, जो आवाज वो चुन के भेजता है दिल्ली में या जयपुर में या अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, जिला प्रमुख के रूप में या प्रधान के रूप में, सरपंच के रूप में, उसको हर दिन जरूरत पड़ती है। हम उस स्ट्रक्चर को ही चेंज करना चाहते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हम बड़ी बड़ी बातों करके हम ऐसे इश्यूज को ले आएंगे। जो लोग दिन रात आपके बीच में रह के सच्चाई ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपके पास रीजन ही नहीं उनको बताने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से मैंने एक ही प्रश्न पूछा था कि कुछ कारण तो बता दो। कोई कारण नहीं था उनके पास में। कारण काका था एक, तो काका को जनता ने काका को नकार दिया। और इसका इम्पैक्ट देख लो आप, हरमाड़ा से लेकर गंगानगर तक एमएलए के चुनाव में भी सिर्फ एक सीट बीजेपी लेके आई थी। इसी काका के पास पूरा इंचार्ज था। और अब सांसद के रूप में भी हरमाड़ा से लेकर गंगानगर एक भी सीट नहीं आई। सिर्फ ये हमारी जयपुर ग्रामीण की सीट मात्र 1500 वोटों से आ रही है। ये सोचना पड़ेगा पार्टी को इस बारे में। ठीक है राहुल जी, आप ये मानते हैं कि बीजेपी जो लगातार आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने झूठ फैलाया है कि संविधान खतरे में है, आरक्षण हटा देंगे, क्या वाकई आपको ये लगा या आपकी पार्टी को ऐसा लगा कि संविधान खतरे में, और कैसे लगा? तो मैम देखिए, मैं मानता हूं कि इलेक्शन के दौरान जब ये 400 पार का नारा दिया गया और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के दो प्रत्याशी ने खुले मंचों से बात कही कि हम संविधान में संशोधन ला देंगे, पब्लिक एट लार्ज वैसे ही पिछले 5 सालों में तो स्पेशली मैं कहना चाहूंगा एक अनसिक्योर्ड माहौल में जी रही है। एक टेंशन है कि पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं कौन सा बड़ा फैसला आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। और बीजेपी कभी उस नैरेटिव को तोड़ ही नहीं पाई इलेक्शंस के अंदर। वो 400 पार एक लायबिलिटी बन गया पार्टी के लिए बजाय एक एसेट होने के लिए। आपने पब्लिक में इतना डर बैठ गया आपके नाम का कि पता नहीं आप क्या कर जाओगे, आरक्षण बंद कर दोगे, इलेक्शंस बंद कर दोगे, कि क्या कर दोगे। तो उसका नैरेटिव को बीजेपी कभी तोड़ नहीं पाई। और जो स्पीचेस रही पब्लिक एट लार्ज में, जो एरोगेंस रहा कैंडिडेट्स का, क्योंकि आप जिस सोच के साथ में आज डेमोक्रेसी में बढ़ रहे हो आगे, जनता इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, तैयार नहीं है। इश्यूज बर्निंग है जो रोजमर्रा की लाइफ में काम आते हैं। बेरोजगारी है आपका अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, आपकी महंगाई कितनी बढ़ रही है। आज हम धर्म जातियों के नाम पे वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। हम 2024 में बैठे हैं, कैसे यूथ इसको स्वीकार करेगा? राहुल जी, जातियों को तो आप लोगों ने भी साधा ना। जब आपने वोट मांगा और आपके तमाम लोगों ने जब वोट मांगा तो जातियों के आधार पर ही वोट मांगा ना, जातिगत समीकरण तो आप लोगों ने भी साधा ना। मैम आप एक भी आप ये नैरेटिव आप बताइए कहाँ सेट किया हमने एक व्यक्ति का विरोध किया और उस व्यक्ति ने जातिकरण देने की कोशिश करी। एक व्यक्ति का विरोध है, जाति का कभी विरोध नहीं हुआ। आप सुनिए प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जहां कांग्रेस के प्लेटफॉर्म्स हमने इलेक्शन लड़े, कभी भी किसी के बारे में एक शब्द नहीं कहा गया। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इतने गंदी भाषा, इतनी हल्की भाषाओं में भाषण दिए गए और कोशिश ये करी कि हम कंसोलिडेट कर लें और कम्युनिटीज को। लोगों ये बोलना बड़ा आसान है। आप मेरे नाम, मैंने इलेक्शन लड़ा है, 25 दिन की मेरा कन्विंसिंग का टाइम रहा, बाकी मेरे 10 इयर्स की मेरी पॉलिटिकल कैरियर मेरा, आज तक मैंने किसी भी मंच पे किसी जाति के बारे में बात नहीं करी। और मैंने सिर्फ एक व्यक्ति का विरोध किया और आज भी सरेआम आपके भी इस शो पे कर रहा हूं। बिकॉज ऐसे लोग डेमोक्रेसी को वीक करते हैं, अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, और ऐसे कितने ही कार्यकर्ताओं को दबना पड़ता है, झुकना पड़ता है, उनका कैरियर खराब हो जाता है। और आज भी ये लोग अपनी पावर का मिसयूज करके लोगों को दबाते हैं, डराते हैं। उन लोगों के खिलाफ मैं खड़ा हुआ हूं और मैं मेरी आवाज मजबूती से उठा रहा हूं। मैं किसी जाति के अगेंस्ट नहीं हूं। तो आप मानते हैं कि आपकी पार्टी जो है किसी भी जाति के खिलाफ या किसी भी माइनॉरिटी या किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ जो है कुछ नहीं बोलती और ना ही, और मतलब हमेशा उनका समर्थन करती है, और जो आप जो चुनाव लड़ते हैं वो जातिगत समीकरण के आधार पर नहीं लड़ते हैं, आप ये कह रहे हैं? मैम सोसाइटी का माइंडसेट एक अलग चीज होती है, लीडरशिप की जिम्मेदारी एक अलग होती है। दोनों बातों का आप मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं शायद, जहां तक मैं समझ पाया हूं। ये दोनों बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म है। सोसाइटी जिस रूप में चलती है उसको हम इतने स्ट्रांग नहीं होते कि उसको हम चेंज कर पाए, पर एक लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मंचों से इसके बारे में क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता। मैं उसका पक्ष लेता हूँ। मेरे अपने आप पे पूरा विश्वास मुझे है कि मैंने आज तक किसी भी एक कम्युनिटी के बारे में कभी इलेक्शंस में बात देखिए राहुल जी, इससे पहले जब आप बीजेपी में थे तब उसकी तो आइडियोलॉजी आपने एक्सेप्ट करी ना, अब आप कांग्रेस में आ गए तो आप उसकी आइडियोलॉजी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो दोनों कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि एक कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर दिख सकता है कि
जब आप बीजेपी में थे आप तो बताइए मैम, बीजेपी की कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है? मेरे को तो ये पता है कि एक डेमोक्रेसी के अंदर जिस पद पे हम बैठे हुए, हमारी एक ही आइडियोलॉजी है, डेवलपमेंट। पब्लिक एट लार्ज की लाइफ में इंप्रूवमेंट आए, उनकी लाइफ, अच्छा कानून व्यवस्था हो, अच्छे बच्चों को एजुकेशन मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यही हमारी आइडियोलॉजी होनी चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर। और हम इस आइडियोलॉजी पे वर्क करते हैं। 10 इयर्स भी डेवलपमेंट के एजेंडे को लेकर काम किया है और आगे भी इसी पे काम करेंगे। अब कौन सी आइडियोलॉजी है, थोड़ा अगर आप बता देंगे तो मैं और क्लियरिटी आपको बता नहीं, पाऊंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी ना, क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ आप रहे हैं 10 साल, आपके परिवार में आपके दादाजी रहे हैं, आपके पिताजी रहे हैं, तो आप बेहतर समझ पाते हैं, क्योंकि जिस आइडियोलॉजी को चुनकर आपने बीजेपी को चुना, वहां से टिकट लेके आपने चुनाव लड़ा चुरू से इतने सालों से, और फिर अब कांग्रेस ने जब आपको टिकट दिया तो अब आप लड़ रहे हैं, तो दोनों आइडियोलॉजी सर आपने समझी होगी ज्यादा बेहतर तरीके से। देखिए मैडम, अभी तो मैं इतना ही जानता हूँ कि मेरी पब्लिक मेरे साथ थी, मेरे फादर की जो हार्डवर्क थी, जो उन्होंने अपना पैशन के साथ में पब्लिक के कनेक्ट बनाया था, जो हमारी सबसे बिगेस्ट यूएसपी रही हुई है। हमने हमेशा जनता के बीच में रहकर राजनीति करी है और मैं इस बात को मानता हूँ कि वो कनेक्ट विद द पीपल वो सबसे बड़ी आइडियोलॉजी है और डेवलपमेंट सबसे बड़ी आइडियोलॉजी है और इसको कोई सी भी पार्टी मना नहीं कर सकती। मेरी कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स सिंपल सी वही है, मैं डेवलपमेंट पे फोकस रखता हूँ और कनेक्ट विद पीपल मेरी प्रायोरिटी रहती है। इसके बियॉन्ड न मैं कुछ सोचता हूँ न मेरे को समझ में आता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल राहुल जी, क्या कुछ मुद्दे, और क्योंकि उन मुद्दों को सुलझाने के लिए आपको चुना गया आपकी जनता ने, सबसे पहले क्या कुछ मुद्दे आपके रहने वाले और क्या कुछ आगे का विजन आपका? देखिए मैम, मेरा विजन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 35 से ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं, जिनकी कैबिनेट मिनिस्ट्रीज हैं। हर मिनिस्ट्री की कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में होनी चाहिए। डेवलपमेंट हॉलिस्टिक वे में होगा। हमने पहले भी 20,000 करोड़ के काम 10 साल में करवाए थे और आगे उसी रास्ते पर चलकर, यस, यमुना लिंक का पानी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। वेस्ट, जो वाटर वेस्ट जाता है, रेन वाटर या इंटरनेशनल बॉर्डर्स पार करता है, वेस्ट होता है, उसको हम कैसे टैप करके कॉन्स्टिट्यूंसी में लाएं और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इस कंट्री को बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राहुल कस्बा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको दोबारा से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां कि आप चूरू क्षेत्र की जनता के लिए काम करें, और क्योंकि आपकी पार्टी की विजय हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रतीक जी, क्योंकि देखिए आपने सुना खुद किस तरह राहुल कस्बा जी ने डेवलपमेंट को लेकर बात करी, आप वाकई मानते हैं कि जनता ने डेवलपमेंट को देखते हुए, एजुकेशन सेक्टर को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए, क्या जनता वाकई इस बार नाराज थी? क्योंकि जिस हिसाब से लोगों में नाराजगी देखी गई, फिर चाहे वो जातिगत आधार पे हो, फिर चाहे वो किसी भी आधार पर हो। देखिए, आपने अगर प्रधानमंत्री जी के पिछले दिनों के भाषण सुने होंगे चुनावों के दौरान में, तो उन्होंने बात किस पे की? मुसलमान पे की, मंगलसूत्र पे की, मछली पे की, मस्जिद पे की, मंदिर पे की और फिर मुजरे पे की। उन्होंने कभी देश के डेवलपमेंट पे बात ही नहीं की। उन्होंने कभी देश की जनता को ही नहीं बताया कि 10 साल में हम नौकरी क्यों नहीं दे पाए और आगे हमारे नौकरी देने का क्या प्लान है। उन्होंने कभी महंगाई पे बात नहीं की, लेकिन मुजरे पे बात कर ली। और वहीं अगर कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो हमने लगातार नौकरियों की बात की, महिलाओं की बात करी, न्याय की बात करी। और इसी वजह से आप देखिए कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद भी फैजाबाद जो अयोध्या जिसमें आता है, वो बीजेपी वो सीट हार गई। और उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुए आप वो देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे 10 लाख वोटों से मैं जीतूंगा, देखिए क्या हाल हुआ, 1.5 लाख वोटों से ही मात्र जीत पाए। उनसे ज्यादा वोटों से तो किशोरी लाल जी ने हराया स्मृति ईरानी जी को। तो मुझे लगता है कि जनता ने इस बार मुद्दे पकड़े हैं, मुद्दों के ऊपर वोट दिया और इसीलिए अब मोदी जी की हालत ये हो गई है। ठीक है मिथिलेश जैमिनी जी, क्योंकि लगातार देखिए बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या आधार रहा बीजेपी का? क्या रणनीति कमजोर रही या कांग्रेस की रणनीति इस बार काम कर गई, या क्या कहते हैं कि एक मौके पर एक चौका जो है कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के लिए ये काम कर गया, फिर चाहे वो नए चेहरों को उतारना हो या फिर कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करना हो कि संविधान खतरे में है, आरक्षण हटा देंगे, क्योंकि तमाम नैरेटिव दोनों ही पार्टियों ने सेट किया है। देखिए, जो कांग्रेस की कामयाबी ज़्यादा, जो बीजेपी का जो 400 का सपना था वो टूटा, उसके पीछे के कुछ कारण हैं। उसमें बेसिक रीज़न ये है कि कहीं न कहीं जो यूपी में उन्होंने बड़ी उम्मीद थी, वहाँ पर कहीं न कहीं रणनीतिक चूक हुई। राजस्थान में जो बीजेपी में एक जिस तरीके से चंद्रशेखर मिश्रा को इन्होंने भेज दिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ज़माने में ओंकार सिंह लखावत के दम पर ये जीत का सपना देख रहे थे, वो फेल हुआ। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिन लोगों के पेट में बल था कि ये एक बार का मुख्य एमएलए कैसे सीएम बन गया, वो लामबंद हो गए। उसमें चाहे राजेंद्र राठौड़ हो,
चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे पूर्वी राजस्थान में सुपड़ा साफ करने में अहम कांग्रेस के साथ योगदान निभाने वाले बाबा किरोड़ीलाल मीणा हो, क्योंकि उन्हें भी ये कसक थी कि मेरे भाई जगमोहन मीणा का टिकट क्यों काटा गया। और पूर्वी राजस्थान में वो जो शेखावाटी में और मारवाड़ में और गंगानगर में जो बीजेपी को नुकसान हुआ, उसके सबसे बड़े की पॉइंट थे राहुल कस्बा, जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के रिश्तेदार दामाद लगते हैं। हुआ क्या कि राजेंद्र राठौड़, क्योंकि हमारे यहाँ स्यूडो प्लेजर एक साइकोलॉजिकल गेम होता है, यो ही राजेंद्र राठौड़ तारानगर का चुनाव हारे, उन्होंने सबसे पहले आकर चूरू में एक बयान दिया कि कुछ जयचंदों की वजह से मैं चुनाव हार गया हूं, कुछ लोगों ने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है। और राहुल कस्बा वो व्यक्ति थे, जब यमुना जल समझौता मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने करने दिल्ली पहुंचे, तो ये भजनलाल शर्मा का स्वागत करने के लिए सबसे आगे राहुल कस्बा खड़े थे। लेकिन उन तमाम चीजों को दरकिनार करके राजेंद्र राठौड़ ने कई सीटें खराब की। जो जयपुर ग्रामीण सीट है, वो भी राव राजेंद्र हाशिए पे चले गए थे, उनको लेकर आए। लेकिन उनकी जगह जो नाम चल रहा था, जो कांग्रेस से आए लालचंद कटारिया का, और दूसरा नाम चल रहा था राखी राठौड़ का, उनका टिकट भी राजेंद्र राठौड़ ने कटवाया। और जो बाड़मेर में जो हारी, वो भी राजपूत और जाटों की लड़ाई में रविंदर सिंह भाटी को फंडिंग मेघराज सिंह से किसने कराई? राजेंद्र राठौड़ ने, बजरी कारोबारी से। और उसके चलते कहीं न कहीं उमेदाराम मेघवाल चुनाव जीत गए। इस चुनाव में एक तो कांस्टेबल की पत्नी जीती है और एक दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल जीता है। तो काफी नए यहाँ पर समीकरण। वही कृष्ण कुमार जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक वाकया सामने आया, और वाकया क्या मतलब, ये सभी लोगों ने देखा, जिस तरह जयपुर ग्रामीण की सीट की अगर हम बात करें, कहाँ अनिल चोपड़ा जी जो है बड़े गुस्से में थे, क्योंकि उनके हिसाब से जो है जो परिणाम सामने आया वो गलत था। वो चाह रहे थे कि रिकाउंटिंग हो। आखिर ये आरोप क्यों लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर? देखो, ये आरोप बीजेपी पे नहीं लग रहे हैं, ये तो चुनाव आयोग चुनाव कराता है और चुनाव आयोग का अपना एक सिस्टम है। और ये पहला चुनाव है जिसमें ईवीएम की इज्जत बच गई है। अगर चुनाव जैसे नतीजे आए वैसे नहीं आते तो ईवीएम फिर से बेचारी कटघरे में खड़ी होती। अब जयपुर ग्रामीण में जो चुनाव हुआ और जो नतीजे आए, उसमें निश्चित रूप से 6 विधानसभाओं में कांग्रेस के प्रत्याशी आगे थे, 2 में भाजपा के प्रत्याशी आगे थे। लेकिन झोटवाड़ा में बड़ा 80,000 से बड़ा अंतर होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सफलता मिली है। अब इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए आंकड़ों में सीपी जोशी जी जो विधानसभा अध्यक्ष थे, वो भी एक वोट से एक बार चुनाव आ रहे थे, उन्होंने सहजता से स्वीकार किया। और चोपड़ा जी जवान आदमी है, थोड़ा जोश दिखाया, प्रदर्शन किया, बाकी कोई विशेष ऐसी बात नहीं थी कि कोई बेईमानी की हो, कोई पार्शियलिटी की हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है ना कि आखिर रिकाउंटिंग के लिए इतनी दिक्कत क्यों है, जब अगर सब कुछ साफ साफ तौर पर है, सब कुछ सारे वोट साफ तौर पे है। अगर एक व्यक्ति कह रहा है, ऐसे तो लोग एग्जाम में भी कहते हैं ना, अभी जब इससे पहले 10वीं 12वीं का रिजल्ट आया, बहुत से छात्र हैं जिनके मार्क्स कम आए, उन्होंने रिकाउंटिंग और रिवैल्यूएशन का यहाँ पर चिट्ठी लिखी। वही सवाल है कि आखिर क्यों, क्या कुछ चंद सीटों के लिए इतनी छोटी मोटी हरकत तो चुनाव आयोग के जो अधिकारी वहां लगे थे, उनके विवेक पर यह निर्णय था, उन्होंने कोई पार्शियलिटी की ऐसा कोई समाचार बोल ही नहीं रहे थे। बोलिए प्रतीक जी। देखिए, जो मुद्दा आपने उठाया, जो बात आपने कही, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं कि ये जो उम्मीदवार होता है उसका अधिकार है, और उन्होंने नहीं माना चुनाव आयोग ने, तो कोई बात नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसके लिए। क्योंकि वो लास्ट राउंड की काउंटिंग जब पूरी हो गई थी, उसके बाद 1500 वोटों से जो अनिल चोपड़ा है वो आगे थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया एंड मौके पर कि वो हारे हुए हो गए? उसके बाद में वो बोलते हैं कि नहीं रिकाउंटिंग कर देंगे, लेकिन है ना, रिकाउंटिंग नहीं करेंगे, वापस जो आंकड़े हैं उनको जोड़ बाकी कर लेते हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि ये सीट भी कांग्रेस के खाते में जाएगी। क्योंकि बड़ा सवाल यहाँ पर यही बना हुआ है कृष्ण कुमार जी, क्योंकि लगातार देखिए सवालों के घेरे में इसलिए भी पार्टी है क्योंकि लगातार जो, एक बार मैं आपके पास आऊंगी, सीधा आपको दिल्ली ले चलते, क्या कुछ कह रहे मल्लिकार्जुन खड़गे, एक बार आपको पहले वो सुना देते हैं। Has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire
not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and we together definitely whatever promises we have given to the people, that we will keep it up. And just I want to tell this. Thank you very much. इससे पहले एनडीए की बैठक खत्म हुई है। लगातार देखिए बड़ा ही मंथन यहाँ पर चला, बड़ा ही चिंतन यहाँ पर चला, और लगातार देखिए क्योंकि दोनों के ही आंकड़े जो है कम से कम एकदम कट टू कट यहाँ पर रहा, लेकिन उसके बाद देखिए कैसे इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम यहाँ पर बातचीत की। क्योंकि कृष्ण कुमार जी, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही थी कि लगातार क्यों हमेशा बीजेपी जो है सवालों के घेरे में अभी इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि लगातार चाहे वो अनिल चोपड़ा हो और ऐसे बहुत से अगर एग्जाम्पल यहाँ पर दे, क्यों रिकाउंटिंग या इवैल्यूएशन या इन सब में एक बड़ा झोल यहाँ पर सामने आता है, और इसलिए जो है कटघरे में कोई भी पार्टी जो है वो आ जाती है। आप मानते हैं कि इसके पीछे आखिर सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं होता है, इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीतियाँ होती है कि क्या तमाम एक कुछ वोटों के लिए, कुछ सीटों के लिए, क्या एक प्रत्याशी जो इतनी मेहनत करता है उसके लिए क्या इतना आसान होता है क्या खुद लूज कर लेना? सोनल जी, चुनाव आयोग पर जयराम रमेश ने 150 कलेक्टरों से बात करने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने सूची मांगी, दे दी क्या? अगर कांग्रेस पहले से प्रस्तावना तैयार करके पार्टी को कटघरे में खड़ा करना चाहती है तो स्वतंत्र है, उसे अधिकार भी है, लेकिन चुनाव आयोग के निर्णय भाजपा नहीं करती, और चुनाव आयोग पर उठने वाले सवालों के जवाब भी भाजपा नहीं, चुनाव आयोग खुद देता है। और चुनाव आयोग से संतुष्ट नहीं हुए अनिल चोपड़ा तो न्यायालय का दरवाजा खुला है, वो वहां जाएंगे और न्याय प्राप्त करेंगे। ठीक है, मिथिलेश जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे सवाल पर, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल था कल जब देखा, क्योंकि बड़ा ही डिसहार्टनिंग, बड़ा ही दिल दुखने वाली बात होती है। कोई भी चुनाव लड़ता है, मेहनत करता है, रैलियां करता है, तमाम कोशिशें करता है, और तब उसके बाद जब ये सामने परिणाम आता है तो ये कहीं ना कहीं दिल दुखने वाली बात भी सामने हो जाती है। देखिए, डेमोक्रेसी में दिल दुखना उखना कुछ नहीं होता, जो जीता वही सिकंदर होता है। और ईवीएम में 5800 वोट से वो पीछे थे। बाद में पोस्टल वोटरों की गिनती हुई, और पोस्टल वोटर की जो गिनती होती है, जो प्रोसेस होता है, उसमें कैंडिडेट उनके आदमी सामने बैठे होते हैं। इसलिए अगर आपको ऑब्जेक्शन होता तो सामने होता है। वहाँ चीफ सेक्रेटरी और जो कमिश्नर तमाम लोग पहुंच गए थे। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने या अधिकारियों ने सुनवाई नहीं हुई, कहीं न कहीं सच्चाई कुछ न कुछ रही होगी। कोई भी नेता जो यूनिवर्सिटी से निकला वो इतनी जल्दी मैदान खाली नहीं करता। अगर सच्चाई होती है तो बहुत लड़ाई होती है। हाँ। क्योंकि ये ऐसा आपके मेरे कहने से कुछ नहीं होता। जो चुनाव लड़ता है उसके करोड़ों रुपए लगते हैं। अगर उसे सच्चाई नजर आती है तो वो फिर जाम बांध देता। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जो आदमी 1680 वोटों से हारा है, अगर वो वाकई सच्चाई होती तो वहां कम से कम 20,000 50,000 लोग लाके जाम लगा देते। इसलिए केवल ये चर्चा का विषय है, इसका फैसला चुनाव आयोग करेगा, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी करेगी, ना कोई चैनल करेगा, ना कोई एंकर करेगा। ठीक है, नहीं सर, हम तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हमारा कोई हक नहीं कि हम किसी का जवाब दें, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने जवाब नहीं दिया। कृष्ण कुमार जी, क्या आप मानते हैं कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही एक चुनाव लड़ना जो है कहीं ना कहीं सीटों का जो है यहाँ पर लूज किया गया, एक बड़ा मुद्दा बन गया, क्योंकि लगातार कांग्रेस पर ये निशाना था कि आपके पास चेहरा नहीं है, किस चेहरे पे चुनाव लड़ोगे। फिर एक चेहरा बीजेपी के पास जिस पर ये पूरा चुनाव लड़ दिया, हमेशा एक ही सुनने को मिला इस बार मोदी सरकार लगातार। आप मानते कि सिर्फ एक ही चेहरा होने के कारण जो है पीछे जो नेता है, मंत्री है, कहीं ना कहीं उनमें भी एक जो है परेशानी देखी गई, या एक कहीं ना कहीं एक खफानेस देखी गई कि यार हाँ, हम लोग खफा है इस बात से? देखो, ये सवाल टोटली कल्पना आधारित है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पूर्व पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया था कि इस बार हमारा उम्मीदवार कमल का फूल होगा और नेता नरेंद्र मोदी होगा। जब पार्टी ने कॉमन डिसीजन किया है, सर्वसम्मति से निर्णय किया है, तो किसी के मन में कोई फ्रस्ट्रेशन है, पार्टी प्लेटफॉर्म पर तो आया नहीं और ना किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर आया। हाँ, हम अनुमान लगाकर किसी के मन की बात पूछें, सवाल बनाए तो बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक अकेला फिर भी सब पे भारी रहा है। जनता ने जो जनादेश दिया है, अगर उन्होंने मोदी के अहंकार को कम किया है तो इंडी गठबंधन को स्वीकार भी नहीं किया। नहीं, लेकिन एक ही चेहरा क्यों, मेरा वही सवाल है ना। प्रतीक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये मान नहीं रहे, पिछले 10 साल में हमने लगातार ये बात सुनी थी, मोदी की गारंटी, एक अकेला सब पर भारी, मोदी सरकार। अब इनके तेवर थोड़े बदले से नजर आ रहे हैं। अब बोलने लग गए हैं
एनडीए सरकार, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे जनता ने विश्वास नहीं किया है। और कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता ने तो सिरे से नकार दिया है, वाराणसी की जनता ने सिरे से नकार दिया। मात्र 1,50,000 वोटों से प्रधानमंत्री का जीतना ये दर्शाता है कि उनकी लोकप्रियता है वो धरातल पे आ चुकी है, और ये नैतिक हार तो कम से कम है। और फिर कह रहा हूं, इब्तिदाई कहर होता है क्या, आगे आगे देख होता क्या, अभी सरकार बनी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मिथिलेश जी, एक सवाल ये भी है यहाँ पर कि किस तरह से आप मानते हैं राजस्थान में सिर्फ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ज्यादा सक्रिय रहे, चाहे चुनाव को लेकर चाहे कैंडिडेट्स को लेकर। स्टार प्रचारक जरूर आए जिसमें पीएम मोदी शामिल थे, अमित शाह शामिल थे, लेकिन आप मानते हैं कि कैंडिडेट्स खुद अगर धरातल पे उतरते, ज्यादा सक्रिय होते, तो जो है कहीं ना कहीं परिणाम में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता था? देखिए, परिणाम में फर्क आने के पीछे बेजर रीजन है हाँ जी। कि एक तो गुर्जर कम्युनिटी, एक जाट कम्युनिटी, इसका छिटक जाना। जो 99 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जाटों को आरक्षण दिया था, उसके बाद भुनाने के लिए आज बीजेपी के पास कोई बड़ा जाट लीडर नहीं है। एक नारा दिया गया कि दिल्ली में नरेंद्र और चूरू में देवेंद्र, लेकिन उसको कैश करने वाला वह कोई नहीं था। और कहीं न कहीं जो गोविंद सिंह डोटासरा ने मोरिया बुलाने से लेकर काका 420 फिल्म बंद करने का बात कही, वो जाटों के गले उतर गई, और वो बात गंगानगर से पार होते होते बाड़मेर जैसलमेर तक पहुंच गई। तो कुल मिलाकर, और अनिल चोपड़ा की जो हार का कारण बता रहे हैं, उसमें खुद गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि शायद अनिल चोपड़ा मुझे बुलाकर एक बार रुमाल घुमा लेता तो ये 1680 से नहीं हारता, क्योंकि वो केवल और केवल सचिन पायलट पर ही जुआ खेलते रहे और चुनाव हार गए। ये एक कड़वी सच्चाई है। खुद गोविंद सिंह डोटासरा कहा कि अगर वो मेरे को बुलाकर, चाहे फुलेरा में भी हारे वो चुनाव, जहां तो कांग्रेस का एमएलए है विद्याधर चौधरी, वहां 4,500 वोटों से हारे। और झोटवाड़ा में आप देखिए 93% बूथ पर हारे, जहां आप फलोदी से लाकर लड़ा रहे हैं चुनाव कांग्रेस, वहां 93% बूथ से हारे। तो ऐसा नहीं है, दोनों पार्टियों में गलतियां होती है। जो जीता वो सिकंदर, हार के कोई माई बाप नहीं होते, हारने के बाद हर आदमी उनमें कमियां निकालती है। और जहां तक भजनलाल शर्मा की बात, उनको जितना टाइम मिला उन्होंने राजस्थान की सबसे मेजर जो डेफिशिएंसी थी, वाटर डेफिशिएंसी, उसको कंप्लीट करने के लिए चाहिए ईआरसीपी। और खुद राहुल कसवा ने माना यमुना जल समझौते का। हाँ। और अगर राहुल कसवा की आप ट्विटर हैंडल ये देखेंगे तो उन्होंने खूब प्रचार किया है कि मुझे सबसे ज्यादा फसल बीमा में मैंने पैसा यहीं से उठाया। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी में अति महत्वाकांक्षी नेता थे, जिन्हें गजेंद्र सिंह शेखावत ने गलती से ये कह दिया था कि राजेंद्र को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं 45,000 करोड़ दूंगा, उनका चश्मा इतना गहरा हो गया कि वो पूरी पार्टी को ले बैठे। तो ईमानदारी से तो इस बीजेपी की हार में और कांग्रेस की जीत में सबसे बड़ा रीजन है राजेंद्र राठौड़। और राजेंद्र राठौड़ का एक और जिम्मेदारी दी गई थी कि महेश जोशी की बीजेपी में एंट्री कराओ। अशोक गहलोत से उनके रिश्ते अंदरूनी कितने गहरे हैं वो सबको पता है। और कहीं न कहीं जो दारिया कांड भूल चुके थे, हनुमान बेनीवाल ने उसमें टाइम दारिया कांड में चले, अब वो बरी हो गए हो। वो सुशीला जो दारिया थी उसका दर्द भी उस समय उकेरा था। तो ये तमाम चीजें जुड़ती चली गई और कास्ट पे चले गया चुनाव, और बीजेपी चुनाव हार गई 11 सीटों पर। ये खेल हुआ है। इसमें न कोई भजनलाल जी का दोष है, न सरकार का दोष है। एक वेव उठती है और जनता जनार्दन होती है, और जनार्दन के बीच में जो लहर चल जाती है उसको रोकना ना कांग्रेस की बस की है, ना बीजेपी की बस की है, ना किसी नेता की बस की है। ठीक है कृष्ण कुमार जी, क्योंकि बीजेपी जो है लगातार इस पूरे चुनाव में इन तमाम एजेंडों पे लड़ती रही, राम मंदिर, हिंदुत्व, साथ ही 3 तलाक और ऐसे बहुत से एजेंडे थे जिस पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। आप मानते अगर इन थोड़े एजेंडों को हम साइड में करें, बीजेपी का मेन कोर एजेंडा आखिर क्या रहता है इस पूरे चुनाव में? क्या एजुकेशन रहता, क्या बेरोजगारी रहता, क्या महिला सुरक्षा रहता? आप मानते हैं कि इन तमाम, अगर हम एजेंडों को साइडलाइन करें, राम मंदिर, हिंदुत्व और तमाम इन चीजों को, आखिर क्या कोर एजेंडा आप मानते बीजेपी का रहता जिस पर वो चुनाव लड़ती? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव जो है उसमें प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि हम विकसित भारत के एजेंडे पर चुनाव लड़ रहे हैं, और 2047 का ये जो हमारा विजन है, 2047 के बचे हुए जो 25 वर्ष हैं, ये जो स्वर्णिम काल है, इस सारे विषय की चर्चा हुई है। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के 400 पार नारे का इस प्रकार से झूठा प्रचार किया, और पहले चरण में वो जनता के दिमाग में बैठाने में सफल रहे। इसीलिए पहले चरण की राजस्थान की 13 में से हम मात्र 4 सीटें जीते हैं, 9 सीटें कांग्रेस जीती है। दूसरे चरण की 12 में से 10 हम जीते हैं, 2 सीट कांग्रेस जीत पाई है या उसका गठबंधन जीत पाया है। कुल मिलाकर के 21 तारीख को जब मोदी जी ने
जो संविधान और आरक्षण और इस सारे विषय पर अपना स्पष्टीकरण दिया, उसके बाद कुछ सुधार हुआ। अन्यथा कांग्रेस देश के जनमानस के मन में संविधान बदल देंगे, आरक्षण हटा देंगे का एक बड़ा नैरेटिव स्थापित करने में सफल रही और उसका आंशिक नुकसान हुआ। बाकी राजस्थान के सिनेरियो का जातिवाद सर्वविदित है। क्या कहेंगे प्रतीक जी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो हिंदू मुसलमान का जहर घोलने की कोशिश की थी वो राजस्थान से ही करी थी। दूसरे फेज के चुनाव से पहले पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की है इस चुनावों के अंदर। और जानू जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कुछ नहीं करता। 150 से ज्यादा शिकायतें हमने दी थी। क्या किया चुनाव आयोग ने? एक भी शिकायत पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। राहुल गांधी जी की, खड़गे जी के हेलीकॉप्टर की जांच होती है, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच क्यों नहीं होती? इसीलिए हम कहते हैं कि चुनाव आयोग तटस्थ नहीं है। अगर तटस्थ होता तो सबके लिए बराबर होता। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मुद्दे, मैं कह रहा हूं मुद्दे की बात तो करी ही नहीं इन्होंने कब गरीबी खत्म करने की बात की? कब इन्होंने रोजगार की बात की? इन्होंने वादा किया था 2014 में कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। वो देना तो छोड़िए, 9 लाख जो केंद्रीय कर्मचारियों की जो पोस्ट है वो खाली पड़ी है। उसके अलावा पेट्रोल बोलते थे रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है, आज 85 पे आ गया डॉलर। आप बताइए, पेट्रोल डीजल बहुत हुई, पेट्रोल डीजल की अब की बार मोदी सरकार नारा दिया था 2014 के अंदर, और अभी देखिए पेट्रोल डीजल करा दिया 100 के पार। तो जो गैस का सिलेंडर 250 में देने का वादा किया था वो 1100 पे पहुंचा दिया। तो जो आम गृहिणियां हैं उनको अपना घर चला ही नहीं पा रही। गरीब की हालत ये हो गई है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे जिंदा रहना पड़ रहा है, 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। और यही सारे जो मुद्दे हैं वो मोदी जी के ऊपर भारी पड़े। फिर भी हिंदू मुसलमान करके, मंगलसूत्र करके, मछली करके, मुजरा करके थोड़ी सी ज्यादा सीटें ले आए, लेकिन मुझे नहीं लगता, फिर मैं कहूंगा अब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, सरकार बनी नहीं है। ठीक है, कृषि कुमार जी, जानू जी हंस रहे हैं, क्या हुआ? आप देखो, क्या? 99 सीट वाले 240 से अधिक सीट पाने वालों कह रहे हैं थोड़ी सी ज्यादा। अब ये लोकतंत्र में 543 सीटों का चुनाव था, गिनती फिक्स थी, और जिनको 99 मिली है वो 292 वालों को थोड़ी सी ज्यादा बोल रहे हैं। अरे भाई, स्वीकार करो कि जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया है। किया तो मोदी जी को भी नहीं। इंडी नीचे आ गए ना आप? नहीं, प्री पोल अलायंस आ गए ना नीचे? 192 उनकी तो मोदी सरकार से एनडीए ज्यादा सरकार जनादेश है। लोकतंत्र में बताइए, उसका सम्मान सबको करना पड़ेगा। ये मानिए आपकी हार हुई है, आपकी नैतिक हार हुई है, ये मानिए, सीधू मुझसे वाला का गाना सुना हमने, आगे ये मानिए, 295 में। अरे ये मानिए आपकी नैतिक हार हुई है। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के ऊपर आप नीचे आए लोकतंत्र में कौन सी नीचे आए हैं हार आप, हुई ये है? मानिए आप। जनता ने वोट कम हमारी दिया हार है। होती तो हम आप मानते। स्वीकार कीजिए आप कि बताइए, आपको सारे यत्न आप करने के बावजूद, बड़े सब एक होने के बावजूद राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। क्या हुआ? हवा निकाल दी यूपी के लोगों ने। राम को लाने वाले आप कौन होते हैं? जो इस पूरी धरती को लाए, कायनात को राम लेकर आए, उसको आप लेकर आएंगे? तो राम जी ने पाप दे दिया, आपको पता लग गया, पता लग गया आपको। यूपी के अंदर, यूपी के अंदर देखिए क्या हुआ, हवा निकल गई यूपी में, सारी यूपी में हवा निकल गई सारी, वहां जाते जाते। आपको कितनी मिलेगी? यूपी में हम आपको कितने लड़े कितनी मिली थे? है? हम कितने लड़े थे? हम 17 सीट लड़े थे, हम 6 सीटें जीते। इसलिए बताइए, आपको आप कितने लड़े थे? 80 सीट लड़े थे, बताइए कितने हैं ये? आप बताइए कितनी मिली? हम भी समझौते में हाँ, बताइए ये मत भूलिए। क्या हुआ? अयोध्या में क्या हुआ? वाराणसी में क्या हुआ? बताइए, आजमगढ़ में क्या हुआ? क्या हुआ? ये फिर मात्र 1,50,000 पे अटक गए। 10 लाख का वादा कर रहे थे। राहुल गांधी कितने वोटों से जीते पता है आपको? 4.25 लाख वोटों से, उसी रायबरेली में, उसी उत्तर प्रदेश की सीट पे जहां बोल रहे थे कि आप जीतेंगे नहीं, वहीं 4.25 लाख वोटों से जीते हैं। और नरेंद्र मोदी जी जमीन पे आ गए। राहुल गांधी 10 की लाख से मेहनत जीतने से वाले बताइए। राहुल गांधी की मेहनत से या समाजवादी के आशीर्वाद से? समाजवादी पार्टी तो कभी भी, आप बताइए, रायबरेली में चुनाव नहीं लड़े थे, ना पिछली बार लड़े थे, ना उससे पिछली बार लड़े थे, ना उससे पिछली बार लड़े थे, ना कितने विधायक हैं रायबरेली में कांग्रेस के? अरे आप तो अभी बताइए क्या हुआ अयोध्या में? अयोध्या में क्या हुआ? कांग्रेस के हुआ क्या अयोध्या? हकीकत पर आइए, जनता ने जो जनादेश दिया है उसकी परिस्थिति बात आज की करिए। आज क्या हुआ? जमीन पे आ गए, 10 लाख वोटों से जीतेंगे। जा रहे हैं आप इसी प्रकार। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, देखिए, हम तो अभी देखिए तो सही, अभी देखिए तो सही। ठीक है, बिल्कुल। और अभी यही देखना होगा कि आखिर सरकार जब बनती है तो क्या होता है। और साथ ही देखिए, क्योंकि लगातार कल से कयास लगाए जा रहे थे, और सबसे बड़ा कयास था नीतीश कुमार और तमाम कुछ ऐसे बड़े नेता थे जिन पर लगातार ये कोशिश की जा रही थी। मिथिलेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि लगातार जब
अलायंस की बात आ रही थी, गठबंधन की बात आ रही थी, और कल जब आ रहा था कि आखिर एनडीए के पास अब क्या ऑप्शन बचा है, आखिर क्या कुछ होगा, तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये ऐसे दो बड़े नाम थे जिन पर एक गेम चेंजर का टैग सा लग गया था। लेकिन वो आज थोड़ा सा क्लैरिटी यहाँ पर होती हुई दिख रही है। आप मानते हैं कि अगर कहीं ना कहीं एनडीए के साथ नहीं दिया होता तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा बड़ा गेम चेंज यहाँ पर हो जाता? देखिए, बड़ा अजीब सवाल है। एनडीए का साथ देना क्यों नहीं? उनकी शर्त थी, अगर कोई आदमी पहले एफिडेविट दे चुका है, कोई आप जमीन बेचने का सौदा कर चुके हैं कि मैं प्लॉट बेचूंगा, तो उनका तो पहले से अलायंस था, तो साथ नहीं देंगे। ये तो मीडिया के काल्पनिक सवाल है। वो तो दोनों साथ लड़े थे चुनाव। मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि इंडिया ये अलायंस की काल्पनिक तरफ सवाल से है। भी, ये इंडिया अलायंस काल्पनिक- की तरफ से भी बातचीत हुई देखिए, थी, बातें और इसलिए बातें होना सर हम काल्पनिक सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि सवाल बिहार में बीजेपी की सरकार है। रेक्टिफाई कर देता हूँ, 2019 में शिवसेना और बीजेपी साथ ही लड़े थे, तो क्या सरकार बना ली थी के साथ में? बना ली थी साथ। देखिए, वो अलग बताइए। लेकिन अभी जो आप शिवसेना और को नीतीश साथ कुमार, लेकर क्या हासिल कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी ने कितनी बार आपके साथ बीजेपी के साथ सरकार बनाई है, वो कितनी अलग बार वो बात है, आए लेकिन हैं, अभी ये जो- भी सबको पता है। अभी जो सच्चाई ये है कि पहले कोई एफिडेविट नहीं दिया था, ये आप गलत भाषा और जो यूज कर सबसे रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि कल जब सरकार गठन होने के बाद में जो अभी इंडिया कल नहीं गठबंधन होगी में अभी। 234 जो 8 तारीख को बनेगी, उसके बाद में कितने इंडिया जो गठबंधन है उससे दल टूट टूट के वापिस जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज है कि सरकार 5 साल चलेगी, स्थायी रहेगी। ये कल्पनाओं का दौर अब खत्म होने वाला है, देखते हैं, क्योंकि देखते एक बार हैं। सरकार बनने पर जो अमेरिका और चाइना ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे से बधाई दी है, वो ये बता रहा क्या है। है मिथिलेश जी, मेरा सवाल इसलिए बड़ा था, लेकिन प्रतीक जी मैं आऊंगी आपके पास। मेरा इसलिए भी सवाल ये था क्योंकि लगातार नीतीश कुमार पर एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए बना हुआ था, लगातार गेम चेंजर के तौर पर, और सिर्फ मैं सवाल नहीं पूछ रही हूँ, आप तमाम जनता वो से पूछ किंग सकते मेकर है, हैं। गेम चेंजर नहीं है। इस गेम समय किंग चेंजर भी मेकर है है। सर, अगर वो चले जाते, अभी वो वो छोड़ देते, जिस हिसाब से उन्होंने इंडिया अलायंस को छोड़ा, लेकिन- ऐसे उनके लिए बड़ा आसान था बदलना। इसलिए मेरा आपसे सवाल था, और इंडिया अलायंस की लगातार बातचीत हो रही थी, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि आप मानते हैं किंग मेकर सर अब वो बन सकते, लेकिन गेम अफवाहों को चेंजर वो बातचीत बहुत नहीं बड़े। कहना चाहिए सोनल जी। इंडिया अलायंस जो है अफवाहें फैला रहा था। नीतीश सर जी से अफवाहें उनकी तो दोनों बात हो रही पार्टियां फैलाती है, नीतीश जी अफवाहें तो दोनों पार्टियां फैलाती है सर। सोनल जी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, नीतीश जी ने अभी तक भी मीडिया में आकर के ये कहा क्या कि मैं वो बैठे दिख रहे हैं, बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री। बैठे दिखने की बात नहीं, देखिए, मीडिया में ये आके बोला क्या? क्यों नहीं अपनी बोला ना, सरकार बनाई है। क्यों नहीं अपनी बोला ना। विश्वसनीयता खत्म करने बयान देते? एक चीज, दूसरी चीज, जो जैमिनी जी से पिछले दिनों में मैं बहुत बार मिला था, तो ये 400 पार करवा, ये मिथिलेश जी भी करवा रहे थे बीजेपी का कि 400 पार हो रहा है, 400 पार हो रहा है, 400 पार हो रहा है। लेकिन अब जो आ गया वो सामने है, तो अगले 3-4 दिन वेट कीजिए, 3-4 दिन में पता लग जाएगा। अगर आज ही लेटर होता, अगर आज लेटर होता समर्थन का, तो आज ही दे देते ना जाकर के राष्ट्रपति को। अभी लेटर नहीं है हाथ में, अभी शिवसेना का लेटर दिखाया जा रहा है कि हमारे पास शिवसेना का आ गया है, और किसी का कोई लेटर नहीं आया है। तो इसीलिए अभी प्रधानमंत्री जी परसों तक का बात कर रहे हैं, कोई साइन नहीं किए, लेटर शिवसेना का आया है। आपने पता नहीं कहाँ साइन किया हुआ लेटर आपको देखा है, क्यों दिखाया आपको भेजा है क्या? जाएगा? वो आपको भेजा है, चलिए, शिवसेना ठीक का है। क्यों दिखाया फिर? चलिए। शिवसेना का क्यों दिखाया फिर? ठीक है, अब लगातार ये तय होगा कि आखिर कौन यहाँ काल्पनिक बातें, क्योंकि हम लोग सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं सर आप लोगों से, और जवाब आप ही का देना होता है। खैर, बहरहाल यहाँ पर देखिए लगातार अभी देखना होगा कि आखिर क्या कुछ बदलता है, क्या गेम बदलता है, कौन दल बदलता है या नहीं बदलता है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है, और तभी पक्की तौर पर ये साफ हो पाएगा जब सरकार बनती है। लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने